विकास की तलाश हो रही है क्योंकि वादा तो हर पार्टी करती है लेकिन नहीं दिखता है, जमीन पर तो विकास ही नहीं दिखता है। और सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार और रैलियों में दिखता है और सुनाई पड़ता है तो विकास ही सुनाई पड़ता है। तो ये कौन सा विकास है जो निकलता तो वहां से है लेकिन पहुंच हम तक नहीं पाता? इसी पर बातचीत हो रही है। सुधींद्र साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगी। उससे पहले रामदत्त त्रिपाठी जी से मेरा एक सवाल है। रामदत्त जी, आप ये पूरा का पूरा जो इससे पहले का सेगमेंट थे सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, बकायदा आपने भी बताया कि मथुरा में इस बार जो रैली थी, हालांकि सब ये कह रहे हैं कि काफी अटैकिंग मोड में थे क्योंकि नाक और साग का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में हो गया है। लेकिन वही बात घूम फिर कर विकास की आ जाती है कि आप अगर दूसरों के दामन में देख रहे हैं तो आपकी क्या उपलब्धियां गिनाना बहुत जरूरी हो जाता है फिर। देखिए, जो पिछली बहस मैं सुन रहा था तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में गुंडई एक बड़ी समस्या है और खास करके जो थानों का राजनीतिकरण हुआ है वो 10-15 सालों से है। कोई ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है। जो भी पार्टी आती है वो थानों में अपने लोगों को बिठाती है, जिसकी वजह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की या गुंडई की एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो आपका मुद्दा है मेन, वो है विकास का। उत्तर प्रदेश में हकीकत यह है कि हमारी जो खेती है वो छोटी छोटी जोतें हैं। अब उन छोटी छोटी जोतें हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ कुटीर उद्योग धंधे हैं। केवल जो मेरठ और आसपास वेस्टर्न यूपी का इलाका वही जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यहाँ चपरासी की भी अगर थोड़ी सी जगह भी निकलती है, 300 जगह निकलती है, तो 20 लाख 23 लाख लोग जो इसमें एमए पढ़े, बीटेक पढ़े, ये सब लोग अप्लाई करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ खेती पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारे यहाँ कुटीर उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और अभी मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, चाहे वो आगरा में रहे हों, चाहे मेरठ में रहे हों, चाहे मुरादाबाद में रहे हों, चाहे बनारस में रहे हों, हाल ही में जो नोटबंदी वाला मामला आया है इससे और इनकी कमर टूट गई है। जो लोग बाहर भी नौकरियों के लिए गए थे, बंबई में, दिल्ली में, जो रियल इस्टेट है, जो सबसे ज़्यादा देश में लोगों को रोजगार देता है, हमारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। तो उत्तर प्रदेश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि छोटे किसानों के लिए और कुटीर उद्योगों के लिए नीतियां नहीं बनाई जाएंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना ध्यान जब आप ये सारी बातें एक्सप्रेस हाईवे दर्शकों को बता रहे थे, उसी वक्त जहन में अचानक मेरे वो तस्वीर आ गई जो हमने आज से कुछ महीनों पहले जी न्यूज के दर्शकों को बताई थी और वो तस्वीर रूह कपाने वाली थी। गौरव भाटिया, मुझे यकीन है आपको वो तस्वीर याद आ जाएगी, मैं जैसे ही आपको बताऊंगी। आप जब विकास के दावे करते हैं सब, तो आपको नहीं लगता है कि आप बहुत बड़ा अट्टहास कर रहे हैं बुंदेलखंड के उन लोगों पर जो घास की रोटी खाने को मजबूर है? और सुधींद्र भदौरिया साहब, उसमें आपकी सरकार भी उतनी ही सम्मिलित पाई जाएगी क्योंकि वही तो चलन फिर आगे बढ़ा है। शुरुआत पहले मैं गौरव भाटिया साहब आपसे करूंगी। रूबिका जी, देखिए, घास की रोटी खाने पे भी चर्चा हुई थी। मैं आया था तब मैंने बात भी आपसे करी थी उस बारे में। और बुंदेलखंड में जितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, बहुत अहम है। आप अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रही थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश नहीं रहा है, बल्कि उसका जो परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन वो 8.16 है और देश में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी बात, मैं प्लानिंग कमीशन के नंबर्स भी देख रहा हूं। जब से समाजवादी पार्टी सरकार आई है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विसेज हो, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे 5 से लेके 10% तक बढ़ावत हुई है, बढ़ा है जो आउटपुट है। तीसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे 100 नंबर है, एम्बुलेंस सेवा है, हो सकता है कि कहीं पे कमी रही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो 100 केसेस सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक केस अगर कहीं नहीं सॉल्व होता तो वो जो 100 केस का अच्छा काम है वो भी उससे नील हो जाता है, शून्य हो जाता है। आपको ये जो एबरेशंस हैं या कमियां हैं ये हर प्रदेश पे मिलेंगी। अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव जी ने लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता देके देश का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम 100 सेंटर करा है।
जिसमें रिस्पांस टाइम जो है 10 से 15 मिनट है, नई जो है पेट्रोलिंग व्हीकल्स आए हैं और ये सब अब रिजल्ट दिखा रहा है। तो जो अच्छा कार्य किया है उसकी सराहना भी होनी चाहिए। और जब कमी हुई है, आपके चैनल पे बैठ के हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करवा के और ट्वीट पे भी रिस्पांस दिया है यूपी पुलिस ने और हमारा जो प्रशासन है। बकायदा इस बात की तारीफें हुई है गौरव भाटिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1090 लेकर शुरुआत में तो यही हुआ था कि वो कॉल नहीं उठा रहे थे, बिजी जा रही थी लाइन, लेकिन हाल ही में ऐसा नहीं है। हाल ही में ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव है पुलिस, ये बात समझी और मानी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई सुधार नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुंदेलखंड में आज भी घास की रोटी खा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं उस लाइन को भी नहीं भूली हूँ गौरव भाटिया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कमी पेशी रही है, उसको आप बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधा सवाल ये कितना और वक्त। सुधींद्र साहब, बिल्कुल देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश के लोग गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के साए में जी रहे हैं। मुजफ्फरनगर का रहा हो मामला, चाहे मथुरा का मामला रहा हो, चाहे बुलंदशहर का गैंग रेप रहा हो, जब आपके सांसद और मंत्री बच्चों को ले जाते थे, दुराचार करते थे और उनका सरेंडर मुख्यमंत्री आवास से होता था मायावती के टाइम में, वो आपको याद नहीं है? पार्टी का जो चरित्र है उसका परिचय ये बहस में भी देते हैं। मुझे इनसे कोई आनंद के पास 1400 करोड़ रुपए जनता के कैसे आए, इसका जवाब दीजिए भदौरिया जी। बाकी चर्चा फिर मैं बीच में एक बार भी आपको नहीं टोकूंगा। गौरव, जब आप अपनी बात कह रहे थे तब सुधींद्र भदौरिया साहब ने एक दफा भी इंटरव्यू नहीं किया। गौरव भाटिया इस बात का ख्याल रखते हैं, उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया। हम सुन लेते हैं जो सुधींद्र भदौरिया साहब कह रहे हैं, उसके बाद आप उनका जवाब दे दीजिएगा। जैसे उन्होंने आपको सुना वैसे आप सुन लीजिए। सुधींद्र जी जल्दी से, फिर मुझे दोनों अपने अपना इनका जो मूल चरित्र है गुंडावाद का, वो उसका डिबेट में भी परिचय देते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के लोग इसीलिए एक साइबर के और दहशतगर्दी के, जिसके उदाहरण मुजफ्फरनगर, दादरी कांड और 400 दंगे हैं। बहन मायावती जी ने इसीलिए हम पर आरोप लगा कि आप मुस्लिम्स का नाम क्यों लेते हैं। हम इसलिए लेते हैं, हमने 100 से ज्यादा टिकट दिए क्योंकि उन लोगों को एक महसूस कराने की जरूरत है। ध्रुवीकरण यहाँ नहीं चलेगा, इन लोगों ने ध्रुवीकरण यहाँ नहीं चलेगा। मुझे तो हर बार सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मेरी आंखों के सामने तख्ती की तरह लटका रहता है। सर नहीं, ये नहीं, ना मुस्लिम ना हिंदू, यहाँ पर विकास के मुद्दे पर अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, उस पर बहस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। विकास हमने दिया, हमने 9% जीडीपी दिया, हमने 9% जीडीपी दिया। ये कह रहे हैं 8%, हमने 9% जीडीपी दिया। इनसे मनमोहन सिंह जी से भी ज्यादा दिया, मोदी जी से भी ज्यादा दिया और अखिलेश और उनके पिताजी से भी ज्यादा दिया। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद है और 5वीं बार बहन मायावती जी इसीलिए मुख्यमंत्री। विकास आपने कर दिया और इसका रिजल्ट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल गया। ये कैसे होगा? बड़ा धोखा हो गया फिर ऐसे तो। जीवीएल साहब, इनको रिजल्ट मिलेगा जब इनकी जमानतें जब्त होंगी चुनाव के बाद। चौंकाने वाले वो जनता पे छोड़ दीजिए सुधींद्र साहब, वो जनता पे छोड़ दीजिए। जीवीएल, समाजवादी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगले झांकते फिरेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी इतनी बहुमत के साथ जीतेगी। सर वो उसमें वक्त है ना सर, 11 मार्च में भी वक्त है, इंतजार कर लेते हैं। जीवीएल, रूबिका जी, उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के स्तर पर अभी भी खड़ा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये कहते हुए बहुत दुख होता है क्योंकि बगल में जो मध्य प्रदेश है वहां से लगातार पिछले 7-8 सालों में 20% से ज्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हर साल सरकार अचीव कर रही है। तो आपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते हैं? जो मध्य प्रदेश में हालात हैं वो उत्तर प्रदेश में भी है, दोनों अगल बगल राज्य है। बट क्योंकि यहां उस तरह की कोई इच्छा शक्ति नहीं है परिवार को आगे बढ़ाना। विकास यदि हुआ है तो एक परिवार का, राजनीतिक परिवार का, सपा परिवार का हुआ है, अखिलेश का परिवार का हुआ है। लोग 505 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं तो उनका एफिडेविट में भी दिखाते हैं मैं हम 5-7 करोड़ की गाड़ी में चलते रहते हैं। तो और जो 2 मंत्रियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की, उसके बाद अखिलेश ने मानते हुए उनको सरकार से हटाया।
राजकिशोर सिंह प्रजापति और उन्हीं मंत्रियों के फिर उनको वापस सत्ता में ले लिया है। तो भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त सरकार है और मायावती के सरकार में अच्छा विकास हुआ है, केवल उनका भाई का हुआ है। जो 5 करोड़ से लेके 14 करोड़ की संपत्ति, 5 से 15 करोड़ संपत्ति बीजेपी ने उनको भी टिकट दी है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए।